हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग कोई परिभाषित नहीं है। नेताएं इसको अपनी चुनावी रणनीति के तहत आज उन्हीं के वंशज अपने आप को ये शो करने पर लगे रहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूँ। बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ाया गया है। इन सबको ऐसा खंडित किया कि आज उसका अस्तित्व खोजना पड़ता है, बताना पड़ता है। जी। और झूठे पाखंडियों से तो बिल्कुल बचकर चलना चाहिए, जो जिस तरह का प्रचार लोगों के बीच ला रहे हैं। और आज हमारी सरकारें, आज हमारे नेता इस और मूलभूत सुविधाओं पर देख नहीं रहे हैं, जो क्योंकि ये छोटा चुनाव है किंतु बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। नमस्कार दर्शकों, पक्ष फाउंडेशन के स्पेशल एपिसोड में आज आपके सामने उपस्थित हैं मनोज त्यागी जी। मनोज त्यागी जी आरएसएस के एक प्रसिद्ध विचारक हैं। आज आपके सामने बताएंगे कि जो जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्व के बारे में दुष्प्रचार मीडिया और नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास चल रहा है, उसमें पूरी तरह से निर्भीक विवेक रखते हुए ये सारे प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में और बड़े स्पष्ट तरीके से देने का प्रयास करेंगे। माननीय त्यागी जी। पक्ष फाउंडेशन के मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे इस लायक समझा कि आज आप मेरा लाइव या वीडियो हिंदुत्व के विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने लेने का प्रयास किया है। उसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। त्यागी जी, जैसा कि आजकल नेताओं के द्वारा एक नया विषय जो है गढ़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करने का प्रयास किया जा रहा है और लोग बता रहे हैं कि हिंदू तो सही है लेकिन हिंदुत्व बुरा है। जरा आप दर्शकों को बताएं कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर किया जा सकता है। इसमें कोई विशेष अंतर तो नहीं है। हिंदुत्व ही हिंदू है। हिंदू एक जीवन पद्धति है। हिंदुत्व एक जीवन का आधार है कि हम सब लोग जिस पद्धति को मानते हैं, केवल हिंदुत्व कोई पूजा पद्धति नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की धरती को, वहाँ पर जन्मे महापुरुषों को, देवी देवताओं को, आस्थाओं को हमारे जीवन में सर्वोपरि मानकर जिस पर हम चलते हैं वो हिंदुत्व है और वही हिंदू है जी। आप उसमें ये मतभेद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं सही का अर्थों में अगर हिंदुत्व को रखूं, हम सत्य और अनंत हैं इसलिए सनातनीय हैं जी। सनातन धर्म है। सत्य और अनंत में विश्वास रखते हैं। आत्मा के जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं है। आत्मा सदा अमर है, अजर है, चिर विजयी है। हम बुद्धि का विकास चाहते हैं, समय समय पर अपनी बुद्धि को विकसित करते रहते हैं, इसलिए बोध हैं। हम अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने संतुलन को बनाकर रखते हैं, इसलिए हम जितेंद्रिय हैं, इसलिए हम जैन हैं जी। हमने गुरु शिष्य परंपरा को अपनाया है, हम उसमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस अनुकूल हम अपने आप को ढालते हैं। और यहाँ तक कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो मिलाए। तो हम इसलिए सिख हैं। और इन सब को मिलाकर जो व्यक्ति चलता है और जो इस धारणा पर चलता है तो भारत माता सर्वोपरि है। हिंदुत्व का ही ये आधार है, 5 तत्व, और 5 तत्वों से हमारा सारा का सारा जीवन चलता है, आधार बनता है और हम उसी पर चलते हैं। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग कोई परिभाषित नहीं है। नेताएं इसको अपनी चुनावी रणनीति के तहत जी गले के ऊपर ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। गले के ऊपर, कुर्ते के ऊपर रुद्राक्ष की माला डालकर चल देंगे, 4 दिन डालेंगे, जनेऊ डाल लेंगे। चुनाव आता है तो उनको ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। और ये देखिए कि ये हिंदुत्व की ही जीत है। जो कल तक लोग ये कहते थे माई बर्थ इज एक्सीडेंटल ऑफ हिंदू फैमिलीज,
आज वो लोग जाकर मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। आई एम हिंदू इज बाई एक्सीडेंट, ऐसी अपनी बायोग्राफी में लोग लिखते थे। आज उन्हीं के वंशज अपने आप को ये शो करने पर लगे रहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूँ। जी, ये हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी जीत है, जैसा कि त्यागी जी ने बताया कि आज हर कोई अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि देश के अंदर नहीं, विदेशों में भी लोग अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से हैं और एक्चुअली वो हिंदुस्तान से हैं, और ख़ुद को भी वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो हिंदुस्तान के हैं। ऋषि सुनक जी की बात कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा है कि ये विदेशों में भी हम लोग जो अपने आप को भूले बैठे थे, आज वो अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने गर्व के साथ अपने आप को सनातनी है, हिंदू शब्द के साथ जोड़कर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी, आपने जैसे कहा है, बहुत बड़ी जीत है ये हिंदुत्व की और हिंदू विचार की। क्योंकि भारत में जन्मा मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति हिंदू है जी, क्योंकि यहाँ के महापुरुषों में आस्था रखने वाला, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को मानता हो, क्योंकि हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का आधार नहीं है जी। हिंदुत्व एक जीवन शैली है, एक विचार है, एक जीवन पद्धति है। त्यागी जी, जैसा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में जो इतिहास आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एक तरह से जब हम इसको तर्क की कसौटी पे कसते हैं तो ये इतिहास जो है कहीं न कहीं झूठा हो जाता है। जिस तरह से ये इतिहास में पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 17वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त की थी। जी, 16 बार हारा। किससे हारा? कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता कि 16 बार वो किससे हारा। उन हिंदू राजाओं का, उन भारतीय राजाओं का नाम नहीं लिया जाता है। जिन मंदिरों को तोड़ करके उनके खंडहर पर मकबरे बनाए गए, महल बनाए गए, उनका नाम जो है वो राष्ट्रीय स्मारक के तौर पे लिया जा रहा है, जबकि उन मंदिरों को बनाने वाले लोगों के नाम भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ाया गया है। मैकाले की शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान में जब से प्रारंभ की गई तो कुछ कथाकथित इतिहासकारों ने, जो भारतीय मानसिकता के ना अपने आप को मानते हुए, वो या तो ब्रिटेन अपने आप को ब्रिटिश मानते रहे या वो अपने आप को कम्युनिस्टिज्म के लोग मानते रहे, और भारत के बजाय प्रभावी रूप से उसको पक्ष रखने की बजाय भारत को हमेशा दीनहीन, हिंदुस्तान की पूरी विशेषताओं को उन्होंने खंडित मंडित कर कर प्रस्तुत किया। जैसा आपने भी कहा अभी कि मंदिरों को तोड़कर, हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े शिलालेख मिलते हैं, चाहे तक्षशिला थी, चाहे नालंदा था, चाहे पाटलिपुत्र रहा, चाहे मैसूर रहा, इन सबको ऐसा खंडित किया कि आज उसका अस्तित्व खोजना पड़ता है, बताना पड़ता है। जी जी। आज हम लोग जाएं तो यहाँ के राजाओं ने, यहाँ की पद्धति ने, यहाँ के जो पब्लिक थी, जनता थी, नागरिक थे, उन लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर, अब कोणार्क का मंदिर है, साइंटिफिक मंदिर है, आप देखिए जी, कभी उसको हमने किसी रूप में नहीं लिया, कहीं नहीं दिखता जी। कहीं नहीं दिखता है। आज कोणार्क के मंदिर पर आप खड़े होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। आप समय का अंदाजा आप वहाँ के चक्रों को देखकर लगा सकते हैं। मदुरई के मंदिर, मदुरई के मंदिर हैं जी। आप उज्जैन की भोजशाला है जी। आप 100 साल तक का इतिहास, जो खगोलिक गणना है, उस खगोलिक गणना का पूरा मूल्यांकन आप भुज की भोजशाला में जाकर देख सकते हो, जो उज्जैन में स्थित है, महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित। और इसी प्रकार कालिदास जैसे महापुरुष रहे जिन्होंने इतना बड़ा कुंतलम ज्ञानम लिखा, तुलसीदास रहे जिन्होंने अपनी एक छोटी सी चौपाई में बहुत कुछ कह दिया है। हनुमान चालीसा को आप पढ़ें तो दिल्ली, हिंद धरती से लेकर और सूरज तक की पूरी काल गणना को, पूरी गणना को उन्होंने एक शब्द के अंदर बांध दिया था। और वो तब बांधा कि जब लोग उनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज नासा कह रहा है कि यही दूरी है जी, बिल्कुल, इतने 1000 किलोमीटर, इतने लाख किलोमीटर, इतने उस इतनी गति से, और वो एक सहज रूप से कह देते थे, सहस्त्र जानू। जी।
तो दिन पल और सब कुछ उन्होंने पूरी दूरियां एक श्लोक में नाप दी। उन लोगों की कहीं चर्चा नहीं होती। जी। वान भट्ट है, उनको कोई जानता नहीं। शुरश्री जिन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन की पद्धति निर्मित की, आंखों के ऑपरेशन किए, वैद्य सुश्रित जी। आज हम कोरोना बदलने की बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया। भारतीय इतिहास तो इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप उसको जानेंगे। अभी हमारे एक मंत्री जी ये नहीं बता पाए कि वो पुरुष थे या स्त्री थे। और आप ये देखिए, आज प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम विज्ञान की उपलब्धि कह रहे हैं जी। आप अगर महाभारत काल में जाएंगे तो मैं ये फक्र से कह सकता हूँ और चैलेंज से कह सकता हूँ, उस समय पर दुनिया की सबसे पहली अगर प्रखनली बेबी कोई हुआ है तो वो माता सीता थी, जिनका जन्म हम दिखाते हैं कि घड़े से हुआ और पृथ्वी के अंदर से हुआ। कुल मिलाकर के हमारा जो इतिहास है, हिंदू या सनातन इतिहास है, इसको चमत्कारों से जोड़ करके जो है इसको एक तरह से कहा जाए कि संदेहास्पद बना दिया गया है। ज़रूरत है इसको परिष्कृत करने की, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां सच्चाई को जान सकें। तो सच्चाई को जानने के लिए जो हमारा आपका विश्व हिंदू परिषद है या आरएसएस है, वो क्या कदम उठा रहा है कि युवाओं को हम जो है सही इतिहास से परिचित कराएं? देखिए, उसमें क्या है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पर अपनी जो आने वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके सामने अपना विषय को सही शुद्धिकरण के साथ, तथ्यों के साथ उनको बताने का प्रयास करते रहते हैं। शाखाओं के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, अपने प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से। तो जो सही इतिहास की जानकारी है जी, वो उन तक उपलब्ध होती है। उसको हम कहते हैं कि आप उसको सर्च कीजिए जी। केवल स्वयंसेवक वो नहीं है कि जो हमारी फॉलोइंग पर चले। स्वयंसेवक वो है कि जो स्वयं की प्रेरणा से चले। और स्वयं की प्रेरणा कब जागृत होती है? जब उसके अंदर सीखने की, अपनी बात को रखने की। हम है ना, किसी को अपना फॉलोवर्स नहीं बनाना चाहते, हम उसको बनाना चाहते हैं एक समाज का सच्चा नागरिक, समाज के अंदर सत्य की खोज करे, खुद करे जी। तो वो स्वयं समाज में जब खड़ा हुआ है पिछले सालों के अंदर, आज उसका विराट रूप दिख रहा है। भारत अब अपने आप को गर्व महसूस करता है। एक स्वयंसेवक है जिसने राम जन्मभूमि पर इतना भव्य मंदिर बनाने का प्रयास किया है जी। एक स्वयंसेवक है जिसने काशी विश्वनाथ को खड़ा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है। वही स्वयंसेवक जब खड़ा होकर समाज के अंदर आता है, अभिज्ञान वापी के लिए भी लोग लगे हैं। तो समाज की चेतना, हमारा कहीं संघर्ष विषय नहीं है। सही को सही बताना, सही को सही लोगों तक प्रस्तुत करना बहुत ये समाज का जरूरी, वरना लोग उसको गलत सिद्ध कर देंगे जी। आज मैकाले हमको नहीं समझा सकता। अभी नई शिक्षा पद्धति लागू होने वाली है। जो बच्चा 5 साल अपने घर में जिस मदर लैंग्वेज के अंदर, अपनी मातृभाषा के अंदर व्यवहार करता है जी, उसमें उसको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? बिल्कुल जी। और ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़े दबे कुचले हैं। ऐसे लोग भी करें नहीं, अंग्रेजी ही माध्यम होना चाहिए, हिंदी नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए कि हिंदुत्व के अंदर जाति प्रथा नाम की कोई चीज ही नहीं थी जी। कर्म के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण तय होता था जी। अगर जन्मजात होती तो शायद भरत जी जब राजा बने तो उन्होंने अपना बेटा नहीं बनाया राजा जी, उन्होंने शांतनु को बनाया, जो कि एक मंत्री का बेटा था जी। अगर जाति आधारित सारी व्यवस्था होती तो शायद राम सिंह होते, हाँ, दशरथ या ऐसे कुछ होते। इसलिए आगे ने यहाँ पर पांडे जी लगा होता। आप पुराने टाइम पर देखिए तो मित्रता का वातावरण दिया प्रभु श्री राम ने दिया। आज हम उनको निषाद कहते होंगे, मल्लाह कहते होंगे, केवट कहते होंगे, लेकिन उन्होंने उनको भी सम्मान के साथ अपना मित्र बनाया जी। आज जिनको हम गिरिवासी, वनवासी, पिछड़ा वर्ग कह देते हैं, राम जी ने उनको अपने साथ जोड़कर चले और उनको अपना मित्र बनाया और मित्र का सम्मान दिया जी। जिनको हम वानर और ये सब कहते हैं, वो वानर नहीं है असलियत में, वो वनवासी थे। बिल्कुल। और वो वनवासियों को अपने गले से लगाकर उन्होंने सदा रखा, अपने साथ चलाए।
अपने साथ उनको बराबर का दर्जा दिया। तो हमारी तो पद्धति ये रही है। ये तो मुस्लिम शासनकाल, अंग्रेज़ों के शासनकाल ने हमें आपस में बांट दिया। और मैं तो एक फ़क्र से एक बात और कहता हूँ, आज लोग कह देते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं, भगवान वाल्मीकि जी, वो ऐसे थे। हाँ, पुराना उनके बारे में कुछ भी मन घड़ंत जोड़कर चलते थे, जोड़ करके चलते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जी एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जी, या गली मोहल्ले का एक आवारा लड़का जो पत्थर मारता है, लोगों के पर्स पॉकेट मनी कर दो झाड़ लेता है, बदमाशी करता है, चाकू रखता है, उस व्यक्ति को पढ़ना लिखना आता ही नहीं है बिल्कुल भी। जी, और वो व्यक्ति संस्कृत भाषा में रामायण की रचना कर दे, रामायण की रचना तो छोड़ो, वो अपना नाम लिखकर दिखा दे, तो मैं मान लूंगा कि ये सच कह रहा होगा। किंतु जो ब्रह्मा का जी 10वां पुत्र और वेदों का ज्ञाता, निर्माता, सृष्टि के अंदर जिस व्यक्ति ने अपना एक अमूल्य योगदान दिया, उस व्यक्ति को हम क्या से क्या बना दिया। ये इतिहास के झूठकारों का परिणाम नहीं है तो और क्या है इससे बड़ा। और आज उस समाज को, जिसने हिंदू समाज को संरक्षण देने का काम किया, आज हम उसको SC ST कहकर बुलाते हैं, हरिजन कहकर बुलाते हैं, या अन्य कोई और शब्दों से उसको अपमानित करने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ आई प्राउड ऑफ यू। ये जो समाज है, ये जीवन का सबसे आधार वाला समाज है, जो अपनी बात पर टिका रहा, आज तक टिका हुआ है, हिंदुत्व को बचाकर रखने का काम करता है। अगर हिंदू सैनिकों में जहाँ गुरु शिष्यों का नाम आता है, गुरुओं के नाम आते हैं बलिदान के, तो उससे बड़ा बलिदान मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज, या जिसको हम आज की डेट में SC समाज कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है कि वो अपनी बात पर, अपने नाम पर, अपने धर्म पर अड़े हुए हैं, अड़े हुए थे। और इस समाज के सबसे बड़े सिपाही रक्षक ये समाज खड़ा हो रहा है और खड़ा रहेगा आगे भी। लेकिन हमें उनको अपने प्यार में, अपने सम्मान में, अपने सहयोग से उनको गले लगाना पड़ेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को लगा कर रखा, राम जी ने सुग्रीव, हनुमान जी, इन सबको अपने गले लगाया। आज समाज की आवश्यकता है कि इस समाज को अपने साथ जोड़कर, अपने साथ में मिलाकर, ये जो समाज के अंदर से जाति भेद का जो संबंध खत्म होगा, वो केवल कहने से नहीं होगा, वो आपसी भाईचारे को दिखावे से होगा। हमें उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम आगे इस पे बढ़ सकते हैं। और प्रचार नहीं, काम संस्कार करके देना पड़ेगा। नगर निगम के चुनाव जो है आजकल सिर पे हैं और बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नेताजी लोग भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है रातों दिन। बिल्कुल हर कोई अपने आप को शेर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई जो है अपने नेता के काम को गिना रहा है, कोई प्रधानमंत्री के काम को गिना रहा है, कोई मुख्यमंत्री के काम को गिना रहा है। क्षेत्र की जनता के लिए आप चुनाव के मामले में क्या कहना चाहेंगे? वोट जो है क्षेत्र की जनता किसको दे? देखिए, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट कहना है, हमें ये निगम के चुनाव जो हैं, ये व्यक्ति परफॉर्मेंस का चुनाव होता है। आदरणीय भाई साहब, इसमें आप ये देखें कि व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के साथ एक विचार भी चलता है जी, कि हम विचार को अपने साथ जोड़ें, किंतु व्यक्तित्व उसका देखें। हमारे समाज में जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वो किस आधार का है, उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि किस तरीके की है जी। अगर वो सक्षम व्यक्ति है अपने चरित्र के मामले में, अपने सहयोग के मामले में, तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है। बिल्कुल। एक किसी तरह का कोई करप्टेड आदमी है, जो पहले से हमें पता है कि ये करप्शन के बीच में फंसा हुआ है, आज उसके पास धन बल होगा, पावर होगी, मसल्स पावर्स होंगी, तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। और झूठे पाखंडियों से तो बिल्कुल बचकर चलना चाहिए, जो जिस तरह का प्रचार लोगों के बीच ला रहे हैं। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉइज़ हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आज से नहीं 20 सालों से एक्टिव हूँ और विद्यार्थी काल से एक्टिव हूँ जी। किंतु
आज हमें ये स्थिति फेस करनी पड़ती है दिल्ली सरकार के अंदर रहते हुए भी कि हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, लेकिन फंडिंग उसकी दिल्ली सरकार से आती है जी। आज हमें 6-6 महीने बिगर सैलरी के काम करना पड़ता है। बहुत दुखद है। और हम तो चलो पारिवारिक लोग हैं, सक्षम हैं, कुछ निकाल लेते हैं उस सारे को, लेकिन परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में। और आप उसकी सोचिए ना कि जो डेली वेजेस कार्यकर्ता है, जो हमारे बीच दैनिक भत्ते पर काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के बीच पे काम कर रहा है, काफ़ी संख्या है और वो बहुत बड़ी संख्या है। उसकी सैलरी बेचारे की 17,000, 18,000, 20,000 ये रहती है, और उसको 6 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो राशन कहाँ से अपने परिवार को देगा, मकान का किराया कहाँ से देगा, आने जाने का अपना बस का किराया कहाँ से लगाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो उसके उतने दिन की छुट्टी कट जाएगी। और आज हमारी सरकारें, आज हमारे नेता इस और मूलभूत सुविधाओं पर देख नहीं रहे हैं। तो उन लोगों को हमें चुनकर आगे लाना चाहिए जो समाज के हित में सोचते हों, जो, क्योंकि ये छोटा चुनाव है किंतु बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव है कि हमारी गली कैसी है, साफ़ होती है या नहीं होती है, हमारा पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, केमिकल युक्त पानी पीना पड़ रहा है जिससे बीमारियां होती हैं। मैं अपने बारे में ही दोबारा कहूँगा कि मैं पिछले 2 साल से इतना अस्वस्थ चल रहा था कि आज मुझे ट्रांसप्लांट करा के आज आप सबके बीच जहाँ ऑफिस में बैठकर अपना इंटरव्यू देना चाहिए या बात रखनी चाहिए, मैं आज बेड पर बैठकर आपको अपना विषय रख रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है जी। दुखद है जी। लीवर का, और उसका लीवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पानी। बिल्कुल। ना मैं नशा करता हूँ, आज तक कभी मुंह में एक सुपारी तक नहीं डाली होगी, तो बाकी चीज़ों की तो नाम लेना ही बेकार है। तो आप ये देखिए कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर पानी। और मेरे जैसे जब मैं अपने हॉस्पिटल जाता हूँ ILBS जैसे, तो वहाँ हज़ारों की, लाखों की संख्या देखता हूँ जो लोग वहाँ रेगुलर रूप से अपना इलाज कराने आते हैं, और इतना महंगा इलाज है कि आम आदमी के, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जबकि पानी जो है एक मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत और सरकारें जो है इसी के नाम पे वोट मांग रही हैं। आज छठ पूजा के नाम पर मैं पिछले दिनों देख रहा था टीवी पर जी, केमिकल झाग वाला पानी में पूरी पूरी रात लोग खड़े होकर अपना दिन का पूजा पद्धति को अपनी को संभाल के रखा है जी। अपनी मान्यताओं को संभाला है, लेकिन उनके शरीर की क्या हालत हुई होगी उस केमिकल में। अब देखिए सर कि जिस तरह से जैसे पूजा आ गया तो इन लोगों ने एकदम बिल्कुल एक वो मतलब नौटंकी सा शुरू कर दिया, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 7 साल कहाँ है, 2 दिन उससे पहले के साल कहाँ है। खत्म हो मैं गया। किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहा जी, मैं उसमें सब नेताओं को कह रहा हूँ सभी शामिल हैं कि वो तब कहाँ थे, जी। कि उसके बारे में क्यों नहीं हम लोग एक कंक्रीट प्लानिंग करते। रामायण में जैसे कहा है ना, क्षितिज जन पावन गगन समीरा पंच तत्व ते रचत शरीरा। जी। इस शरीर की, इस पंच तत्व की, इस प्राकृतिक समृद्धि की हम क्यों नहीं कल्पना करते हैं। हम 4.5 साल 5 साल हम लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन में मस्त रहते हैं, और आने चुनाव के टाइम आते ही हम लोगों को सारी चीजें याद आ जाती हैं, शुरू हो गए, हम ये कर देंगे, हमें सड़क भी याद आती है। बिल्कुल। हमें उस समय पर ये नौटंकियां दिखाने की आदत हो जाती है। हम पूरे समय पर, मैं दोबारा से उस तरफ फोकस करूंगा कि ये कहना ज़रूरी है कि हम जो मस्जिदों के मौलवी, मुल्ला, जो हमारे धर्मगुरु हैं, एक पक्ष के लोगों को ही क्यों सैलरी दी जाए जी। क्या वाल्मीकि मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति पुजारी नहीं है? बिल्कुल है जी। किसी छोटे मंदिर में पूजा करने वाला कोई द्विवेदी, त्रिवेदी, कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पुजारी नहीं है? बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं कोई महंगाई भत्ता, कोई इस तरह की ग्रांट उसको सैंक्शन की जाए? सब कुछ वोट की नज़र से देखा जा रहा है सबको। तो ये पद्धतियां गलत हैं भाई साहब, और हमें इस समय पर इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए जी, निष्पक्ष, कर्मठ और जुझारू नेताओं को सामने लाना पड़ेगा। समाज में से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि जो इन सब चीज़ों के अंदर उभर कर आगे बढ़ें और समाज को एक दिशा देने का काम करें। इन निगम चुनाव के अंदर हमें ये संदेश देना पड़ेगा ताकि हम अपनी दिल्ली का भविष्य बना सकें,
अपनी दिल्ली के अंदर आगे विधानसभाओं में भविष्य बना सकें और विधानसभाओं से हम पार्लियामेंट के अंदर अच्छे लोगों को चुनकर देश की पॉलिसी मेकिंग के अंदर भागीदार बना सकें। त्यागी सर, हमारा एक प्रोग्राम चलता है नेता बोले जनता तोले, जिसमें हम जनप्रतिनिधि जो संभावित जनप्रतिनिधि हैं उनके विचार जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने एक स्पेशल एपिसोड लिया है जिसमें जनता से आपको कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है। आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आप इन जो नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि होने के लिए बड़े उत्सुक हैं? संजय जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। आपका एपिसोड है नेता बोले जनता तोले जी। मैं कहूँगा इस एपिसोड को तो आप दिखाई रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, और लेकिन जनता क्या राय रखती है इनके बारे में आप इसको भी अपने इस एपिसोड के अंदर जोड़कर चले। मेरा एक ये निजी सुझाव आपसे है कि आप इसको भी प्रचारित करें, क्योंकि जनता नेता के बारे में क्या सोचती है, उसकी क्या छवि है, क्या उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका कैसा, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि उसका करैक्टर क्या है, ये जनता ने भी तो डिसाइड करना है ना जी। और जनता उस बीच में आएगी तो हमें अच्छा एक मूल्यांकन करने का विषय लगेगा। मैं मोती नगर थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले सारे क्षेत्र की बात करता हूं, जिसमें 3 विधानसभाएं के कुछ ना कुछ पार्ट जुड़ते हैं और विशेष रूप से मोती नगर विधानसभा तो लगभग पूरी जुड़ती है। उसमें जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स है, उसमें कीर्ति नगर के साथ जुड़ा हुआ रामा रोड का जुड़ा हुआ भाग है, उसमें आपका राम सदर पार्क है, गरीब बस्ती है, इधर आपकी दयानंद बस्ती जिसको हम कहते हैं श्रद्धा शिवानंद स्कूल के पीछे जी, वो सारा क्षेत्र है। हमारे यहाँ जो कुछ वाल्मीकि क्षेत्र जिसको हम लोग रीसेटलमेंट कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, सुदर्शन पार्क के अंदर ऐसा क्षेत्र भी है, और आपकी रामपुरा की झुग्गियाँ हैं। तो बाकी ये सारा पॉश एरिया है, डीएलएफ जैसा पॉश एरिया है, तो सुदर्शन पार्क बसई जैसा ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो इस सारे क्षेत्र के अंदर जुड़ते हुए जो लोग रहते हैं, यहाँ किराएदारों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पर कहा जाए कि पूर्व का, बिहार का, उड़ीसा का बहुत बड़ा वर्ग यहाँ विद्यमान है, जहाँ बड़े बड़े लाला लोग पूर्वी पंजाबी बाग जैसे क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसे ही बेचारा गरीब रिक्शा वाला, मजदूर, रेडी पटड़ी वाला, एक कर्मचारी, एक दैनिक कमाने वाला व्यक्ति भी इस क्षेत्र में रहता है। तो इनकी भी राय जो है वो हम सबको रखनी चाहिए, ताकि वो एक सही पार्षद का चुनाव इस बीच में कर सके, उसको तोल सके। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप स्वयं जाकर एक एक व्यक्ति जो प्रत्याशी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहा है जी, या कर रहा है, उसका आप इंटरव्यू लें, आप उससे पूछें, ताकि उनके विचार जनता तक जा सके और जनता फिर उसका मूल्यांकन करे और वोट के रूप में उसको तब्दील करे कि मेरे लिए कौन सा व्यक्ति, मेरे समाज के लिए कौन सा व्यक्ति मुझे फ़ायदा दे सकता है। और जनता से भी मेरी एक अपील है कि 5 साल हैं आपके, उसको बोतल और नोट पर मत बेकिए। ये चुनाव है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को कर्तव्य मानते हुए पालन करें और अपने को निष्पक्ष रखते हुए ऐसे भ्रष्ट, करप्ट, बेईमान लोगों को इस समाज से उखाड़ फेंकने का आपके हाथ में पहला अवसर है। निगम का चुनाव बहुत छोटा चुनाव नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव के अंदर अपनी अग्रणीय भूमिका निभाते हुए नोटा नहीं, वोट दीजिए। राइट टू इलेक्ट का अधिकार हमारे पास है, राइट टू रिजेक्ट का अधिकार हमारे पास नहीं है, ऐसा संविधान कहता है। क्योंकि अच्छे में से अच्छा चुनना हमारा काम है। वोट अधिक से अधिक करें, केवल ये छुट्टी का दिन नहीं है। आप अपनी वोट का सदुपयोग कीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जहां सरकार बड़ी बड़ी कैंपेन चलाती है उसके चलाने का इतना लाभ नहीं है जितना मेरे और आपके ये कहने से फ़र्क पड़ेगा कि आओ आज वोट करें, सही प्रत्याशी चुनकर अपने क्षेत्र को दें। ईमानदार, कर्मठ, सदा जनता के साथ चलने वाला प्रत्याशी
चाहे किसी भी दल का हो, जी किसी विचार का हो, किसी धर्म का हो, किसी पूजा पद्धति को मानने वाला हो। धर्म तो मानव धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन किसी भी पूजा पद्धति को मानता हो उस व्यक्ति को चुनकर हम समाज में लाएं, विश्वास के साथ लाएं और उस पर अपना अधिकार लेकर उसको हम जिताएं और अपने वोट का सदुपयोग करें। यही आप सबसे मेरा एक निवेदन है। त्यागी जी, हमारे जो अभी नेता बोले जनता तोले के तहत जितने एपिसोड प्रसारित हुए हैं आपने उन सबको देखा होगा, तो नेताओं के जो वक्तव्य वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं उन पर आपके क्या विचार? मैं ज़्यादा तो नहीं देख पाया हूँ, आपके 2-3 एपिसोड मैंने देखे हैं। उसमें आपके द्वारा प्रश्न किए गए तो अधिकतर मैंने ये देखा कि जो लोग प्रत्याशी के रूप में इस इंटरव्यू पर आए आपके साथ, वो सटीक जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब देते हुए नज़र ज़्यादा है जी या केवल अपनी पार्टियों का उल्लेख करते हुए नज़र आए। जी मैं क्या करूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, उस पक्ष को उन्होंने उतने बढ़िया ढंग से नहीं रखा कि जिससे जनता उनकी बात को सुनकर अग्रेसिव या उनके प्रति अपना भाव बनाए। जिसकी कमी मुझे नज़र आ रही है कि वो अपना पक्ष नहीं रख रहा है। मैं मान लीजिए, मैं अगर निगम पार्षद हूँ या निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा है नहीं जी, पर मैं एक विचार रख के आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई मैं अगर निगम पार्षद का प्रत्याशी होता तो मैं सबसे पहले मांग रखता कि मेरे जीवन का, इस समय का, इन 5 सालों में इतना समय जनता को समर्पित है जी, कि मैं उस बीच में पब्लिक मेरे द्वार नहीं आए, मैं पब्लिक के आपका पार्षद आपके द्वार जाए, आपका क्षेत्र में सफाई हो रही है या नहीं हो रही है ये जनता मुझे ना बताए आकर। आज कूड़े का ढलाव लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, ये मुझे जनता आके कंप्लेंट ना करे ताकि मैं किसी सफाई कर्मचारी को जाकर कहूँ या उनके अफसरों को कहूँ। मैं स्वयं इस क्षेत्र में घूमता हूँ तो मुझे स्वयं पता होता है कि मेरे क्षेत्र में कहाँ गंद पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल, तो मैं उसका निदान कर सकूं। और निगम का काम तो मुख्य रूप से बिल्डिंगों से पैसा कमाना नहीं है, लोगों के भवन बनाने में विश्वास रखना चाहिए जी, कि जिस तरह से हमारी एक कोऑपरेटिव कल्चर रही है, जी, जिसको हम सहभागिता कहते हैं, सहकारिता कहते हैं, कि गरीब को सहारा देकर 1 रुपया 1 ईंट, जी, ऐसा हमारा समाज का नियम रहा है कि मकान से, ईंट से उसका मकान बने और मकान से उसका, रुपए से उसका व्यापार चले, ताकि से वो आत्मनिर्भर होकर अपना काम कर सके। इस भावना को लेकर अगर हम, कोई भी पार्षद, कोई भी निगम का अधिकारी अगर निकल कर आएगा तो उसका एक अलग वो रहेगा। और मैं एक और चीज़ की अपील करना चाहता हूँ, जितने लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं जी, जितने भी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, भाजपा से होंगे, कांग्रेस से होंगे, आम आदमी पार्टी से होंगे या अन्य इंडिपेंडेंट भी विचार रखते होंगे आने का, तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि आपको स्वयं पक्ष फाउंडेशन के लोगों को कांटेक्ट कीजिए, अपना विचार रखिए और स्पष्ट विचार रखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इतने दिन में ये चीज़ को पूरा करा दूँगा। ये पक्ष का इंटरव्यू, अपने व्यूज़, अपने विचार पक्ष फाउंडेशन के लोगों को दें, बुलाकर दें। नहीं तो मैं ये भी जानता हूँ इसमें से काफ़ी सारे लोगों को जो पक्ष फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, जुड़े हुए लोग हैं, आप जैसे कर्मठ पत्रकार हैं, कैमरामैन भाई हैं या इसके जो और अन्य फाउंडर मेंबर हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ कि वो इतने जुझारू और कर्मठ हैं कि अगर वो इंटरव्यू नहीं भी दोगे आप, पार्षद के प्रत्याशी जितने भी हैं, ये आपके घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, बिल्कुल जी, आपके घर में जाएंगे और आपका इंटरव्यू ज़बरदस्ती लेंगे। आप अगर नहीं भी देंगे तो भी वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, चाहे कहीं भी लें, आपके घर लें, आपसे सड़क पर लें, आप जब प्रचार कर रहे होंगे तब लेंगे। तो जनता के बीच जाने से पहले जनता तोले, उससे पहले नेताजी बोल दीजिए। दर्शकों, पक्ष फाउंडेशन के नेता बोले जनता तोले कार्यक्रम के तहत हमने एक स्पेशल एपिसोड लिया था जिसमें हमने जनता के
प्रतीक के रूप में चुना है श्री मनोज त्यागी जी को, जिन्होंने आज जनता की राय नेता लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। ये एक प्रयास है जिससे नेता लोगों को भी पता चले कि जनता क्या चाहती है। आप अस्वस्थ रहते हुए भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और जनता के विचारों को नेता लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद पक्ष फाउंडेशन कि आपने एक अग्रणीय काम किया है। मैं उसके लिए आपकी सराहना करता हूं। आपको बहुत बहुत भूरा साधुवाद कि आप इस व्यस्तम समय में से आपने जनता की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को और नेता को आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए अन्य लोग भी इस आपके काम को सराहेंगे और आपके साथ हैं, ये विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, भारत माता की जय।